Hi friends, welcome to my channel Supply Chain Knowledge, and today's ongoing topic is finance for supply chain. This is the third session for it, and today in this session we will be going through the financial analysis for decision making. So let's dive in course with your instructor Archit. इन अ प्रीवियस सेशंस जो हम लोग का पहला सेशन था उसमें हम लोगों ने देखा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ली, और हम लोग सोर्स ऑफ मनी कहाँ से लेते हैं, कौन से इन्वेस्टर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स कहाँ से अपना ये कैश बिल्डअप करते हैं, उसकी हम लोगों ने डिटेल्स ली। सेकेंड में हम लोगों ने क्रक्स जाना जो हम लोग के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड इनकम स्टेटमेंट, और उसका इम्पैक्ट जाना हम लोग की एनालिसिस में, हम लोग के डिसीजन मेकिंग में। ये फाइनेंशियल जो अब एनालिसिस मैं करने वाला हूँ ये कुछ रेशियोज होते हैं, जैसे हम लोग का ROE हो गया। इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि रिलेट करते हैं उन्हीं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को, जैसे हमारी बैलेंस शीट हो गई और हमारा इनकम स्टेटमेंट हो गया। इनके फिगर्स को उठा के हम लोग इसमें से कुछ डिविजन्स करते हैं, इनकी रेशियो एनालिसिस करते हैं, जिससे हम लोग करेक्ट फिगर में आ पाएँ। देखिए, जो हम लोग के इंस्ट्रूमेंट्स थे, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो, ये इन्फॉर्मेशन स्टैंडर्ड रहती है फॉर एवरी कंपनी। ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन रहती है, पब्लिक डोमेन से हम इसको ले सकते हैं और इस पर एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी जो हिडन कॉस्ट होती हैं या जो बहुत सारे फाइनेंशियल्स होते हैं जो कंपनी डिस्क्लोज नहीं करती है, जिसको हम लोग मैनेजरियल अकाउंटिंग, जो मैंने फर्स्ट सेशन में आपको बताया था, वो फिगर्स जब तक आप डिटेल्स में नहीं जाओगे तब तक ये कंपनी की एनालिसिस नहीं कर सकते। लेकिन इन पब्लिक जो हमारी बैलेंस शीट और ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनसे आप ये रेशियोज लगा के एक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो अभी कंपनी कहाँ थी विद अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहाँ थी, और ये जब मतलब इसके अगर हम बैकवर्ड ट्रेंड देखेंगे तो ये कहाँ से कहाँ पर आ रही है, इसकी इनकम, नेट इनकम कितनी बढ़ रही है, ये सारी एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। तो जो 3 इंस्ट्रूमेंट्स थे वो बताते थे कि कंपनी ने पहले परफॉर्म कैसा किया है और अभी कैसा परफॉर्म कर रही है और आगे कैसा करेगी। तो उनको फर्दर एनालाइज करने के लिए हम लोग के पास रेशियोज हैं। तो चलिए कोर्स में डाइव इन करते हैं और इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। सबसे अच्छा इसमें विंस्टन चर्चिल का एक कोट है, द लॉन्गर यू कैन लुक बैक द फादर यू कैन लुक फॉरवर्ड। जितना आप पीछे देख सकते हैं उतना आप आगे भी देख पाएंगे। जितनी आपका बैकवर्ड डेटा एक्यूरेसी है, उस डेटा को आप अच्छे से अगर एनालाइज करेंगे तो फॉरवर्ड भी आप प्रिडिक्ट सही से कर पाएंगे, फोरकास्ट ढंग से कर पाएंगे। तो ये जो फेज़ है वो यहाँ पर एकदम अप्लाई होता है जब आप फाइनेंशियल रेशियोज और फाइनेंसिस की बात कर रहे हो। जितना आप फ्यूचर देख पाएंगे उतने ही आप कैश मेंटेन कर पाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पाएंगे अपनी कंपनी की। तो सबसे पहले हमारे फाइनेंशियल रेशियो जो एनालिसिस होती है, ये होती है द एग्जामिनेशन ऑफ रिलेशनशिप एमंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट नंबर्स। जो मैंने अभी आपको बताया, ये रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं उन्हीं इंस्ट्रूमेंट की बैलेंस शीट, कैश फ्लोज और इनकम स्टेटमेंट में कुछ नंबर्स उठा के उनको एनालाइज करते हैं, जिससे फर्दर हम एक डिसीजन मेकिंग कर पाएँ उन रेशियोज़ के बेसिस पे। इसके लिए हम लोग एक ड्यू पॉइंट फ्रेमवर्क होता है, ये स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है। ये बहुत हेल्पफुल होता है कि हमें कोई भी एनालिसिस अगर किसी कंपनी की करनी है, अगर उस पर्टिकुलर कंपनी की करनी है उस पॉइंट ऑफ टाइम में, या उसको किसी और कंपनी से कंपेयर कराना है। इसमें देखने वाली बात ये है कि बहुत सारी आप छोटी कंपनीज़ को बड़ी कंपनी से तभी आप कंपेयर करा पाते हो जब आप इस रेशियोज़ में जाते हो, क्योंकि दोनों का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होता है और दोनों की नेट इनकम में बहुत डिफरेंस होता है, एक बड़ी कंपनी में और एक छोटी कंपनी में। लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है छोटी कंपनी में तो भी आप कंपेयर कर सकते हो बड़ी कंपनी के साथ इन रेशियो एनालिसिस को अप्लाई करते हुए। तो यहाँ ड्यू पॉइंट फ्रेमवर्क जो होता है ये 3 चीज़ पे अप्लाई होता है। एक होती है प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरी होती है एफिशिएंसी और थर्ड होती है लेवरेज। ये लेवरेज अगर मैं बताऊं तो लेवरेज बेसिकली वो होती है कि हमने मार्केट से कितना पैसा बोरो किया है एक एसेट परचेज करने के लिए। जो एसेट होते हैं उनके लिए जो हम लोगों ने बोरोइंग की है, वो एसेट हमें जब उस पर्टिकुलर एसेट से कितनी सेल देते हैं, वो एसेट कितने सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये हमारी एफिशिएंसी बताती है। और वो जो हमारे सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो सेल ने कितना प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट किया, कितना हमारे नेट प्रॉफिट या नेट इनकम में कंट्रीब्यूट किया, वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बताती है। तो ये तीनों आपस में लिंक्ड हैं। Leverage is linked to efficiency, efficiency is linked to profitability. In leverage we borrow money, in efficiency we see that कि जो borrowed में हम लोगों ने borrow करके जो asset खरीदे हैं वो convert होके कितना हमें sales कितनी करवा रहे हैं, वो efficiency होती है, और हमारी sales कितनी convert होके हमारी net income दे रही है, वो profitability होती है। ये तीनों linked हैं। बहुत easy वे में मैंने आपको समझाया, आप भूल नहीं सकते अगर आप इसको याद रखेंगे ये chain को। तो चलिए, प्रॉफिटेबिलिटी जैसे बताया मैंने, द मोर सेल्स वी हैव द हायर आवर इनकम इज़। तो
ये उससे ही लिंक्ड होती है। एफिशिएंसी, द मोर सेल्स वी जनरेट पर डॉलर ऑफ एसेट और दी पर रुपी ऑफ एसेट, तो ये एफिशिएंसी होती है। और लेवरेज होती है एन इंडिकेशन ऑफ हाउ मच मनी वी हैव बोरोड टू परचेज द एसेट, तो इसमें ही लिंक्ड होता है फ्रॉम बोरोइंग टू एसेट टू देन टू एसेट कन्वर्ट इनटू सेल्स एंड देन सेल्स कन्वर्ट इनटू प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये तीनों का लिंक है। तो चलिए इसको थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ये फोर्ड का एक मॉडल ले लेते हैं। इसमें फोर्ड में आप देखिए जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है फॉर दी फोर्ड इज 4.9, तो ये 4.9 थी जो ये डिप होके चली गई है 2.2। तो ये क्यों डिप हुई, इसकी एनालिसिस करने के लिए हम लोग ये देखेंगे ये 4.9 से 2.2 में क्यों आ गई। तो ये हम लोग जब इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई कि इसकी ROI जो पहले थी वो 27.6 थी, ये रह के ये डिसीजन मेकिंग हमारे एनालिसिस के बेसिस पे होती है। तो ये एनालिसिस हम कैसे करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ROE, ये रिटर्न ऑन इक्विटी होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब हो गया नेट इनकम डिवाइडेड बाय द इक्विटी। दैट मीन्स कि हम लोगों ने जितना स्पेंड किया कंपनी में, उस स्पेंड के अगेंस्ट में हमें कितनी इनकम हुई, ये रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है। अब चलिए इसमें अगर हम लोग देखें कि रिटर्न ऑन इक्विटी को हम लोग बांट लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में, एफिशिएंसी में और लिवरेज में। लिवरेज जो आ गई, अगर आप कंपेयर करें कि हम लोग दो कंपनी ले लेते हैं, एक कंपनी हम लोगों ने जैसे फोर्ड ले ली और दूसरी एक बेंचमार्क कंपनी ले ली जो उस सेक्टर में बहुत अच्छी है। इसमें हम लोगों ने ये देखा कि हमारी जो लेवरेज है 1.9 और 1.9 दोनों में बेंचमार्क में आ रहा है। तो इससे ये पता लग रहा है कि इसकी इस पे जो इसका जो ROI है, इस पे फ़र्क इसकी लेवरेज ने नहीं डाला, मतलब जितना इसने पैसा मार्केट से उठाया दोनों ने सेम ही उठाया है एसेट परचेज करने के लिए। लेकिन एफिशिएंसी में देखिए पर एसेट जो एफिशिएंसी आ रही है वो अनसर्टेन जो कंपनी हमारी फोर्ड है वो 1.4 दे रही है पर रुपी, और ये दे रही है 1.7 पर एसेट। तो एसेट ज़्यादा कन्वर्ट होके जो हमारी सेल लेके आ रहे हैं वो बेंचमार्क कंपनी में लेके आ रहे हैं। प्लस अब ये देखिए कि जो सेल है वो प्रॉफिटेबिलिटी की 3.5 ही लेके आ रही है और इस कंडीशन में ये 6.2 लेके आ रही है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किस में चेंज है, इसकी वजह से हमारा ROI में चेंज आया है। चलिए अब अगर हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर वेरी गुड है तो वो 20% से ज़्यादा होता है, जैसे मैंने बेंचमार्क कंपनी में बताया आपको। और अगर वो गुड नहीं है तो वो 10% से नीचे होता है, जैसे कि आप फोर्ड के केस में यहाँ ये बिलो 10% चल रहा है। और कंपैटिबल ज़्यादातर कंपनियों का चलता है 10 to 20%। तो इससे आप एनालाइज कर सकते हैं एक पब्लिक फोरम से कि कौन सी कंपनी किस ROE पर चल रही है। उससे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और बहुत सारे आपने जॉब स्विच ओवर्स, कंपनी अभी परफॉर्म कैसे कर रही है, आगे परफॉर्म कैसे करेगी, ये आप एनालाइज कर सकते हैं। चलिए अब फोर्ड का ही हम फर्दर एग्जांपल ले लेते हैं कि जो फोर्ड में हम लोगों ने देखा था कि ये इसकी प्रॉफिटेबिलिटी थी जो थी वो 4.9 से ये आ गई थी 2.2 पे। तो ये क्यों आई, अब इसका डिसीजन जो होगा ये हम क्या करेंगे कि सेम पॉइंट ऑफ टाइम में 2014 से ही हम GM से इसका कंपैरिजन कराएंगे। जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी कंपनी कंपेयर करा सकते हैं, तो आप 1 पॉइंट टाइम पे भी करा सकते हैं, आप आपके बैकवर्ड ट्रेंड से कराएंगे तो उसकी ज़्यादा इफेक्टिवनेस आती है। तो आप उसी सेक्टर की एक GM कंपनी से देखिए, इसने जो अर्न किया प्रॉफिटेबिलिटी वो 2.6 की है और इसने 2.2 किया है। अब फर्दर एनालाइज करने के लिए हम ये नीचे देखते हैं कि लेवरेज में क्या हुआ है। लेवरेज में देखिए मार्केट से पैसा जो GM है उसने बहुत कम उठाया है अपने एसेट कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन फोर्ड ने बहुत ज़्यादा लिया है, तो इसका भी इम्पैक्ट आता है। प्लस आप देखिए इसकी एफिशिएंसी, इसके एसेट कन्वर्ट सेल में बहुत ज़्यादा हो गए और इसके कम हुए। इसकी वजह से ये रीज़न रहा कि ये प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा कम आ गई, लेकिन ROI इसका तब भी कम है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें एनालाइज करनी पड़ेगी अगर हमें कंपनी को अच्छे से स्टडी करना है। चलिए अब अगर हम लोग मान लीजिए इसमें फर्दर एनालाइज करना चाहें तो इस 2.7 और ROE को कैसे देखेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ये 2.7 जो आया ये 2013 में था इसका, और 2014 में इसने जो ROE लिया वो 12.9 लिया। तो अब इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं इनकी लेवरेज, एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी के बेस में। लेवरेज देखिए, लेवरेज में दोनों ने ऑलमोस्ट एक ही जैसा पैसा उठाया है मार्केट से जिससे उन्होंने एसेट खरीदे हैं, तो ये इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। एफिशिएंसी में देख लीजिए, इसने एफिशिएंसी एसेट जो कंज्यूम हुए इसकी एफिशिएंसी 0.69 रही है, और जबकि इसकी एफिशिएंसी एसेट कन्वर्ट जो सेल में हुए हैं एफिशिएंसी ज़्यादा रही है। तो ये एक इम्पैक्ट कर रहा है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे और ROE पे। और प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में भी देखेंगे तो देखिए इसकी सेल्स में मार्जिन होने के बाद ये नेट इनकम में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये 4.9 कर रहा है जबकि ये 2.2 कर रहा है। तो ये डिसीजन मेकिंग होते हैं
ये डिसीजन मेकिंग टूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हैं। देखिए ये मैंने आपको ROI दिया और ये रेशियो दिया, यही सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो। इसके अलावा अगर आप फर्दर रेशियोज में भी जाएंगे तो जो 3 टर्म्स मैंने आपको बताए हैं, लेवरेज, प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी, इन सब के भी ब्रेक बहुत सारे रेशियोज होते हैं। लेवरेज के भी बहुत सारे रेशियोज होते हैं, एफिशिएंसीज के भी और प्रॉफिटेबिलिटी के भी, जो फर्दर आप ब्रेक करेंगे तो इसमें और आप एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन इस कोर्स में मैं आपको सारे डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर एज अ लेमैन आपको जानना है तो ये वाला रेशियो तो आपको जानना ही पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड होता है किसी भी कंपनी का कंपैरिजन करने का। तो वन पॉइंट ऑफ टाइम में यार आप या उसके पूरे ट्रेंड में आप कंपनी को कंपेयर करें और आप बेंचमार्क सेट करके दूसरी कंपनी को भी कंपेयर कर सकते हैं, अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अगर आप इन 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स उसके क्या हैं और उसके अगेंस्ट में ये ROE कितना निकल के आ रहा है। तो जो मैं रिटर्न ऑन इक्विटी में मैंने आपको ये बताया कि वेरी गुड, नॉट गुड और मोस्ट कंपैटिबल कंपनीज के लिए जो अभी चल रहा है वो आप इससे भी एनालाइज कर सकते हैं पब्लिक डोमेन में जाके, और एक उससे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। थैंक यू। इसमें फर्दर मैं बजटिंग पे बनाऊंगा, तो वो बजटिंग भी इससे ही ड्रिवन होती है और हमारे सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग में या हमारी मार्केटिंग में कहीं भी इसका यूज़ होता है। और ये जो मैंने आपको फाइनेंशियल जो टर्म्स बताए हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बताए हैं, ये हर जगह अप्लाई होते हैं और डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में, आपको ये बेसिकली आने चाहिए। तो थैंक यू। मुझे लगता है कि आपको ये कोर्स अच्छा लगा होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें बढ़ी होगी। फर्दर मैं बजटिंग पे इसमें बनाऊंगा और वो भी बहुत एसेंशियल होगा, क्योंकि हर एक बजट एलोकेट होता है हर एक डिपार्टमेंट को, और उसको एफिशिएंटली कैसे यूटिलाइज़ करना है, बायो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और ऑप्टिमल यूटिलाइज़ करने के लिए हम लोग उस पर बजट पे भी देखेंगे। तो थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और जिससे मैं आपको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट देता रहूँ। थैंक यू।